हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज मैं अपने गुरुजी डॉक्टर के.पी. वार्ष्णेय सर के साथ हूं और उनसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से दूध उत्पादन क्षमता पशु की बढ़ाई जाए, किस तरीके से एआई की जाए। भारत सरकार की योजना है कि दूध को बढ़ाया जाए, दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पूछूंगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पूछूंगा। तो हमारे बीच में है, मैं लंबी भूमिका नहीं बनाते हुए, आप बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। सीवीओ बुलंदशहर रहे आप, सीवीओ अलीगढ़ रहे, बहुत लंबा अनुभव है आपका, कम से कम 35-36 साल आपने काम किया। और आज ऐसी महान शख्सियत के बीच में मैं हूँ। मैं जितना कुछ भी जानता हूँ उसमें से बहुत बड़ा रोल मेरे गुरुजी डॉक्टर के.पी. वार्ष्णेय सर का है। और आज सर आए थे और सर के हाथों से जो यूट्यूब ने मुझे सम्मान दिया है, उस सम्मान को सर ने मुझे अपनी तरफ से दिया, यूट्यूब ने मेरे पास पहुंचाया, फिर सर ने मुझे उसको तोहफे में दिया। और उस सिलसिले में मैं सर यहाँ आए थे तो मैं चाहता था कि कुछ जो आप लोग के सवालात थे वो सर से मैं पूछूं। तो सर से मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ग्राम स्तर पर, गांव के लेवल पर अच्छा रिजल्ट पाने के लिए सर किन किन सावधानियों का ध्यान हमारा जो वैक्सीनेटर है, हमारा जो एआई वर्कर है, हमारा जो वहाँ पर काम करता है, उसको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कंसेप्शन रेट अच्छा आए। सर्वप्रथम सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी डॉक्टर उमर खान बता रहे थे, तो आपके द्वारा जो चैनल वेटरनरी सर्जरी का चलाया जा रहा है, वो यूट्यूब ने उसके उपलक्ष्य में आज आपको सिल्वर प्ले बटन देकर आपकी सेवाओं को एक तरह से एडमिट किया है। और उसका आज एक ग्रैंड फंक्शन भी यहाँ था। मैंने आज उन्हें ग्रीटिंग भी दी है और उन्हें ये भी आशीर्वाद कह लो या एक आगे के लिए एक वो भी उनका मेरा मोटिवेशन भी है कि भविष्य में वो और इससे बड़ा अचीवमेंट गोल्डन प्लेट बटन के लिए उनका प्रयास करें वो। और अच्छी अच्छी जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे इतनी बढ़िया होती जा रही है कि गांव स्तर पर भी जो हमारे लोग हैं इस पशु चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो अच्छी तरह समझकर उनके तकनीकी ज्ञान से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका सवाल ये है कि ग्राम स्तर पर जो हमारे पैरावेट हैं, पशु मित्र हैं, वो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अपने आजीविका का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रदेशों में बहुत सारी योजनाएं लाई गई। सबका मूल तत्व यही है कि अच्छी गुणवत्ता के दुधारू पशु हर प्रदेश में क्रय किए जाएं, पशुपालक के पास हों। दूसरा सवाल ये उठता है कि आगे उसकी गुणवत्ता के अनुसार उनकी संतति पैदा हो, उनके जो बच्चे पैदा हों वो उनसे भी ज़्यादा दूध उत्पादन का वो करके पैदा करके हमारे कृषकों की आय को दूनी कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा है कि जो कृत्रिम गर्भाधान है उसकी जो सफलता है वो 25%, 30% या 35% से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। तो मेरी समझ में कुछ कारक ऐसे हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए, बहुत बड़े कारक नहीं है, ध्यान दिया जाए तो इस समस्या से भी निजात मिल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस तरल नतीजन पात्र में लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाती है और उसमें सीमन स्टोरेज को प्रिजर्व किया जाता है, उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप खुले में, चौड़े में या धूप के किसी उस जगह रख देंगे तो उसे लिक्विड नाइट्रोजन का ह्रास होगा और सीमन खराब हो जाएगा, सीमन के जो स्टोरेज हैं खराब हो जाएंगे। इसलिए उसे क्या करना चाहिए, तरल नतीजन पात्र को मोटे गनी बैग से लपेट के रखना चाहिए, उस पर पानी छिड़क के ठंडा भी करते रहना चाहिए, डार्क अंधेरे और तरल स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा, उसमें जो स्टोरेज जब हम निकालते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको स्टोरेज को ऊपर तक ले आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो तरल नतीजन पात्र की जो नेक है वहाँ तक ही लाना है और 7 या 8 इंच लंबी फोर्सेप से हमें स्टोरेज को निकालना है। निकालने के बाद क्या करना है, उसको हवा में एक बार थोड़ा सा लहरा देना है जिससे कि उस पर जो ड्रॉपलेट तरल नतीजन की लगी हुई है वो उड़ जाए। उसको झटकना नहीं है बल्कि उसको पहुँचना है, धीरे से सेक करना है। करने के बाद में फिर उसको उसके ढक्कन को बंद कर देना है।
और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि वो किस नस्ल का, किस सांड के नंबर का स्टोज है, उसे नोट कर लेना है अपनी डायरी में। क्योंकि अगर आपने उस पर कैनिस्टर पर ये नहीं लगाया है, उसकी पहचान नहीं लगाई है कि भैंस का है, गाय का है, क्या सांड का नंबर है, ये भी होना चाहिए। तो इसके बाद में उसे अपनी डायरी में नोट कर लें कि इस नंबर का हमने दिया है, सीमन लिया है। फिर क्या करना है, उसकी भी थॉइंग करनी है। तो थॉइंग का मतलब है कि उसमें चूँकि वो फ्रोजन स्टेट में होता है, मतलब एक तरह से बर्फ़ के रूप में होता है, उसको हमें पुनः उसको पूर्व अवस्था में, लिक्विड अवस्था में लाना होता है। तो उसको हमें 34 से लेकर 36 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म पानी में 10 से 15 सेकंड के लिए डालना होता है। भैंस में थोड़ा सा टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर तक रखते हैं, 15 से 20 सेकंड के लिए रखते हैं। जब स्टोज को थॉइंग कर ली, करने के बाद में फिर हम इसे टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से उसको साफ़ कर लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में फिर जो हमारी गन है, जो एआई गन है, उसमें इसको लोड करते हैं। अब यहाँ पे भी देखा गया है कि जो हमारे पशु मित्र हैं वो क्या करते हैं, जो सीध है, सीध का पूरा पैकेट खोल लेते हैं, या सीध को, इंडिविजुअल सीध को अपना टेबल पर रख लेंगे, उसको डस्ट लग जाएगी तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। मेरा सुझाव यह है कि वो सीध के पैकेट को एक कोने में काटें और वहाँ से जितने स्थान से वो सीध निकल सकती हो वहाँ से निकाल लें। निकालने के बाद में उसे सीध को जो है गन में लोड करें और स्टोरेज को लोड करें। लोड करने के बाद फिर ये देखा गया है कि पशु तो तैयार था नहीं, उस काम के लिए उसको रिटर्न भी नहीं किया गया, अड़गड़े में नहीं बांधा गया, उसको प्रॉपर्ली होल्ड नहीं किया गया और वो पशु कहीं भाग गया और आप वहाँ पे लोडेड सीमन को लिए रहते हैं। वही अब लिए रहेंगे तो उसकी जो जीवन है स्पर्म का, वो 10 से 15 मिनट है। 10-15 मिनट के अंदर यदि आपने मादा के शरीर में उसको नहीं डाला तो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दो बात हमें करनी है। एक तो छायादार स्थान में हमें खड़े होना चाहिए, दूसरा पशु को पूर्व निर्धारित स्थान पर पहले से ही बांध के रखना चाहिए। फिर आगे हमें करना यह है कि यहाँ पर भी, क्योंकि मैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, कि इस बीच में गाय को जब हमने एक जगह बांध लिया तो हमें उसके रेक्टम को भी साफ़ कर लेना चाहिए, जिसे बैक रैकिंग कहते हैं, गोबर निकाल लेना चाहिए। और उसका जो बाह्य जननांग है, बलवा है, उसको भी साफ़ पानी से धोना चाहिए। क्योंकि यदि गोबर के कुछ कण हमारे शीत के साथ में चले गए, उसमें एआई गन के साथ में चले गए, तो वो भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो यहाँ पर समय का और टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन का पूरा ध्यान रखते हुए हमें फिर अपने जो बाएं हाथ से उसको रेक्टम में डाल के और उसके गर्भाशय को हमें ग्रास्प करना होता है, और अंगूठे के माध्यम से हमें जो यूट्रस का जो मुंह होता है, जिसे ऑस यूट्राई कहते हैं, उसको हम सीधे हाथ से जब हम उसमें गन डालते हैं उसको डायरेक्शन देते हैं। फिर उसकी जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है वहाँ पर हमें ये सीमन छोड़ना होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बाजी पशु जो है वो एयर सक कर लेता है। एयर सक करने पे क्या होता है कि जो आपने गर्भाशय को होल्ड किया हुआ है वो हाथ से छूटने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको उसी स्टेज में रुक जाना चाहिए और रुककर बजाय उसको गर्भाशय को होल्ड करें, आपको थोड़ा सा 2-3 बार गर्भाशय की जो रेक्टल टनल बन गई है उसको थोड़ा पिंच करना चाहिए और धीरे धीरे आप पशु मालिक को कहें कि उसकी कमर को थोड़ा प्रेशर दे दे, और यदि उसका पशु का कोई नाम है, नाम लेके भी आप उसको पुकार सकते हैं, ताकि वो जानवर आपके साथ में पूरा सहयोग कर सके। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती करें और आपके हाथ में वो, चूँकि वो रेक्टल म्यूकोसा ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड सप्लाई होती है, वो हाथ पे लग जाएगा। और अब जब वो पशु मालिक आपका खून सना हुआ हाथ बाहर देखेगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा ये डॉक्टर ठीक नहीं है, वो कहेगा इसकी जो इसकी कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम उसमें सीमन को छोड़ देते हैं, जब हम प्लंजर को पुश कर देते हैं और सीमन डिपॉजिट हो जाता है, तो एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जब हमने उसको बाहर निकाल लिया शीत को, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो गन की जो पॉइंट है उस पर कोई एबनॉर्मल शराब तो नहीं लगा हुआ है, पीला शराब है या मवाद टाइप तो नहीं लगी हुई है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ गर्भाशय के अंदर कोई बीमारी थी, तो उसके हिसाब से फिर उसका इलाज हो जाए। तो अगर ऐसा है, अगर उस पर पारदर्शी शराब नहीं लगा हुआ आया है,
और थोड़ा सा उसमें आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन इसमें अंदर हो सकता है, तो आप 12 से 14 घंटे के बाद में उसमें जेंटामाइसिन है, पेनिसिलिन जी सोडियम है, उसमें घोल बनाकर डाल सकते हैं, ताकि आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। एआई के जैसे सपोज दैट हमने एआई करी दिन में 10 बजे, और एआई करने के बाद गन को जो हमने निकाला और गन के ऊपर सफ़ेद या पस टाइप का कोई डिस्चार्ज आता है, तो उसके कितनी देर के बाद हम एंटीबायोटिक इंट्रायूटाइन छोड़ें? इसमें दो तरह की प्रैक्टिस लोग अपनाते हैं। एक तो ये है कि हमने जब स्ट्रॉज को निकाल लिया, सीध को वहीं रखते हैं। अगर हमें ये पता है कि इसके अंदर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है पहले से ही अगर पता है, तो जेंटामाइसिन को डाइल्यूट करके 2 ml जेंटामाइसिन 3 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके हम उसमें छोड़ देते हैं। एक ये है कि अगर हमने बाद में निकाला, हमें बाद में पता चलता है, तो ऐसे केस में हमें दोबारा से उसमें एआई गन को इंट्रोड्यूस ना करके हमें अगले दिन 12 से 14 घंटे के बाद में जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन है, पेनिसिलिन जी सोडियम है, स्टेप्टोपेनिसिलिन है, इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है सर। सर एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि जो सही समय है, जो राइट समय है गर्मी में आने के बाद गाय और भैंस में, वो कौन सा समय है जब वो लक्षण दिखाती है? उसके कितने घंटे के बाद पशुपालक को अपनी गाय या भैंस को नई कराना चाहिए, एआई करानी चाहिए? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। जनरली जो वो पहली बार के ब्याने वाली गाय है, दूसरी बार की है, जो हीफर है, उनमें जो हीट का पीरियड है वो एक तरह से फिक्स रहता है, वो 18 से 24 घंटे रहता है। यदि 18 से 24 घंटे की उसकी हिस्ट्री है हीट की, क्योंकि हमें इस तरह पता होगा, वो मालिक बता देगा, क्योंकि आमतौर पे हीफर के केस में हम पहली 2 हीट हमें छोड़नी चाहिए, तो उसको पता रहेगा कि 18 घंटे हीट में रही या 24 घंटे हीट में रही। ये हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें सही टाइम पे कब इसमें कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए वो हम समय डिसाइड करते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक तथ्य ये है कि हम हीट पे आने के 12 से 16 घंटे के बाद हम सीमन डिपॉजिट करते हैं। और यदि जो प्राइमरी ये अगर कई बार की ब्याई है, प्लूरीपेरस जिसे कहते हैं, उसमें जिसमें 36 घंटे और 48 घंटे तक हीट रहती है, उसमें फिर हमें 24 घंटे के बाद में दोबारा एआई करनी चाहिए, और ऐसे केसेस में हमें एंटीबायोटिक भी डिपॉजिट करनी चाहिए। और सर एक बहुत मिथ है, ऐसा माना जाता है कि एआई करने के बाद भैंस को, गाय को बैठने नहीं देना चाहिए। क्या ये सही है? और सही है तो कितनी देर तक नहीं बैठने देना चाहिए? यहाँ मेरा सुझाव ये है कि यदि म्यूकस जो डिस्चार्ज आता है हीट के टाइम पे, यदि वो रोपी डिस्चार्ज है, वो रोपी डिस्चार्ज का मतलब है कि वो जो योनि मार्ग से बाहर निकल रहा है और एक रस्सी की तरह वो लटका रहता है। इसका मतलब है कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बैठ जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बॉडी ऑफ द यूट्रस में हम डिपॉजिट करते हैं। यदि स्राव, अगर देखा होगा बहुत से लोगों ने, होल्स्टीन फ्रीजियन में अक्सर देखा गया है कि वो पानी की तरह स्राव रहता है, और जैसे ही कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता उसमें हाथ डालेगा तो एक तरह से करीब 100-150 ग्राम 200 ग्राम करीब वो निकल के आता है। ऐसे केसेस को हम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी केसेस में हमने ऐसा देखा है कि उनको फॉस्फोरस की मात्रा देनी चाहिए, और मेरा यहाँ सलाह भी है कि टोनोफॉस्फोन जो इंजेक्शन फॉस्फोरस का वो लगा देना चाहिए। ऐसे केस में उनको 4-5 घंटे बैठने की सलाह ना बैठने दिया जाए, ऐसी सलाह हम लोग देते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी आजकल शिकायतें आ रही हैं, लोग रिपीट ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कुछ तजर्बेकार बात, किताब से हटकर बात जो आपने पाई हो, वो बात हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एआई के रिजल्ट बढ़ाने के लिए बेस्ट क्या करें? हमारे जो दर्शक हैं बड़े परेशान रहते हैं, पशुपालक परेशान रहते हैं, जो एआई वर्कर हैं, कि उसको रिजल्ट को कैसे बढ़ाएं? या जो भैंस बार बार हीट में आती है या गाय, और वो हीट में बार बार आती है और रुकती नहीं है, कंसीव नहीं होती। 2 तरीके हैं सर इसमें, एक तो बार बार हीट में आती है रुकती नहीं है, एक हीट में ही नहीं आती, दोनों अलग अलग सर कंडीशन होती है। तो ज़्यादातर लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं जवाब आपसे जानना चाहूँगा कि जो बार बार हर टाइमली हीट में आती है उसमें क्या करें लोग? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
अब देखें कि आज अगर हम किसी गांव का सर्वेक्षण करें तो हर तीसरा पशु बांझ है। कारण इसका ये है कि दूध के साथ में जो मिनरल्स बाहर निकलते हैं शरीर से, उनकी हमारे पशुपालक की प्रैक्टिस में ये नहीं है कि हम उसको अलग से भरपाई करें, अलग से दें, वो प्रैक्टिस में ही नहीं है। दूध के माध्यम से कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, तांबा है, जिंक है, सेलेनियम है, बहुत तमाम तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। इनकी अगर भरपाई नहीं की तो मेरा अपना तजुर्बा ये है, और मैंने फील्ड में भी बहुत से अच्छे पशुपालकों को भी देखा है, उनका काम क्या है, जब वो पूरा साल भर अपनी गाय भैंस को मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम से 50 ग्राम के करीब रोज़ देते हैं। ऐसी भैंस या ऐसा दुधारू पशु जिसे शुरुआत से ही मिनरल मिक्सचर अगर दिया जाएगा तो ब्याने के करीब 45वें दिन वो हीट पे ज़रूर आएगा, और वो जो हीट होगी उसकी वो फर्टाइल हीट होगी। दूसरा, ऐसे पशु जिनको हरे चारे की मात्रा बराबर मात्रा में दी जाती है, 15-20 किलो हरा चारा लगातार दिया जाता है, क्योंकि हरे चारे में एक तो प्रोटीन और दूसरा विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिसकी वजह से उसमें अंडा जो बनता है हीट के टाइम पे वो अच्छा बनता है, उसकी फर्टिलिटी रेट अन्य पशुओं से ज़्यादा होती है। तीसरा, चूँकि एक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का क्षेत्र निश्चित है और उसके पास उसे पता है कि हमारी इतनी ब्रीडेबल पॉपुलेशन है, तो उसको ये पूरा एक लिस्ट बना के रखना चाहिए इस पशु की हिस्ट्री, कि कौन सा पशु किस टाइम पे हीट पे आता है, और उसकी जो हीट की अवधि है, जो ऋतुकाल है वो कितना लंबा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करके 12 से 16 घंटे के बाद में, अगर जो हमारी पहली बात थी उसके हिसाब से स्टोरेज को तैयार करके उसमें उसका कृत्रिम गर्भाधान करता है, तो कोई वजह ऐसी नहीं है वो रिपीट करें। चौथा जो कारण है वो हमारी जो लापरवाही होती है, जिसकी वजह से जो गोबर का कण है या पेशाब का उस पर लग जाए, यानी सॉइलिंग हो जाए हमारे स्टोरेज की, या हमने थॉइंग सही से नहीं की है, या थॉइंग कर ली है, उससे हाथ से हमने रगड़ के उसकी थॉइंग कर ली, और वो हमने जेब में रख के ले गए, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में नहीं रख के ले गए। अगर जब भी स्पर्म की जो मोटिलिटी है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से स्पर्म की मोटिलिटी प्रभावित होती है, तब भी हमारे एआई का रिजल्ट कम आएगा। तो ये चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है उस पर ज़रूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इन सब के बावजूद भी यदि वो बार बार रिपीट कर रहा है तो एक योग पशु चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि जनन क्रिया एक ऐसी टिपिकल क्रिया है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। वो एक योग चिकित्सक उसकी पूरी हिस्ट्री और उसका एग्जामिनेशन करके बताएगा। उसमें ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनजाने में आप वो हार्मोन को उसका मैच हुए, ये देखने में आ रहा है कि जो हमारे जो टिपिकल दवाएं हार्मोन हैं उच्च किस्म के, उनको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा लोग इस्तेमाल सही कर जगह रहे नहीं कर पा रहे। उससे क्या है, जो बॉडी का जो हार्मोन का जो होम्योस्टेसिस जिसे कहते हैं, तमाम हार्मोन शरीर में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको सही होने में 5 से 6 महीना लग जाता है। बेहतर ये है, सबसे अच्छा बेहतर फार्मूला ये है कि यदि कोई भैंस या गाय बार बार रिपीट कर रही है, उसको आँख मीच कर 2-3 महीने के लिए मिनरल मिक्सचर खिलाएं, उसका कृत्रिम गर्भाधान न करें, उसे ब्रीडिंग रेस्ट दे दें, आपको 90-95 रिजल्ट 100% रिजल्ट के करीब मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, एक भ्रांति है कि एआई करने के बाद प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जिसको डूराप्रोजेन नाम से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं, ये लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये किसान को, पशुपालक को बताइए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उनका ये मानना है कि इसका सीमन हम छोड़ेंगे, इसका बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाएगा तो कंसेप्शन बढ़ जाएगा। तो ये मिथ को सर थोड़ा दूर करिए आप। ये टोटली मिथ है और पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये शरीर में स्वतः पैदा होगा। स्वतः पैदा कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओवरी के ऊपर जो फॉलिकल है जहाँ से अंडा निकला है, बाद में वो कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में तब्दील होगा। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पैदा करेगा और ये उसे गर्भाशय के मुंह को बंद कर देगा। यदि आपने पहले से ही दे दिया और आपको ये मालूम ही नहीं, आपकी ये श्योरिटी कैसे है कि वो आज आपने ज्ञापन किया है, तो वो ज्ञापन रह ही जाएगी।
और यदि 51 रहेगी तब तो ठीक है, आपने लगा दिया तो कोई नुकसान उसको नहीं है। यदि वो 51 नहीं रही तो फिर वो ऐसा पशु में हीट की जो वो है बारंबारता है, हीट की फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगी, तब फिर आप दूसरा उपचार करेंगे। इस तरह से आपने खामखा उसके हार्मोन को छेड़ दिया, ये वाजिब नहीं है। ऑक्सीटोसिन को लगाया जा सकता है यदि उसे टेम्परेचर ना हो। यदि टेम्परेचर है 102 103 है तो नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज कितनी मात्रा एआई के बाद लगानी चाहिए? ऑक्सीटोसिन का जो देखा है, जो वैज्ञानिक रूप से ऐसे, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट के में सहायता देता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को, हाँ, उसको लगा सकते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो सर एक सवाल आखिरी और मैं पूछना चाहूँगा, 2 इंजेक्शन का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, एक इंजेक्शन है गाइनारिच और एक इंजेक्शन रिसेप्टाल है, तो ये एआई करने से कितनी देर पहले लगाना चाहिए या एआई करने के कितनी देर बाद लगाते हैं? ये आखिरी सवाल सर है, ये प्लीज़ थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो हार्मोन है, एक हार्मोन और है जो ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक, इसको कोरुलोन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपने गाइनारिच बताया, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है। ये एक्चुअल में इसका काम क्या है? इन दोनों का काम है कि ओवुलेशन को करना। अगर कभी कभी होता यह है कि हीट का सारा लक्षण तो आ रहा है और आपने सीमेंट डिपॉजिट कर दिया और सब कुछ ठीक है, उसका म्यूकस का कलर भी सही है और उसका हीट का पीरियड भी सही है, और फिर भी 51 नहीं रह रही, तो ऐसी कंडीशन में कोरुलोन हार्मोन 1500 इंटरनेशनल यूनिट है, उसको 51 करने के बाद में लगाने की सलाह दी जाती है। इसका ही एक विकल्प के रूप में गाइनारिच है, और इसको 5 ml गाइनारिच हम उसको एडवाइज करते हैं 51 करने के बाद में। उसको कितने घंटे बाद लगाना चाहिए? 1 घंटे के बाद लगा देना चाहिए। 1 घंटे के बाद लगाना चाहिए। तो देखिए, आज आपको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगले इंटरव्यू में, अगली बात चर्चा में हम सर से फिर मिलेंगे और आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ जानकारी देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।